गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी एजुकेटर शालिनी सिंह फ्रॉम स्पेस आईएएस। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है, तो पहली न्यूज़ है आपकी मैंगो फ्लावरिंग या फिर आम की बौछार या आम के फूलों का खिलना। ठीक है, सबसे पहली बात, ये न्यूज़ में क्यों आया? जनरली क्या होता है, जो आम की बौरें आती हैं वो जनवरी के महीने में आती हैं, लेकिन इस बार तेलंगाना उड़ीसा में दिसंबर के तीसरे सप्ताह में ही आ गई हैं। मतलब ये अपने आमूमन आने के समय से लगभग 1 महीना पहले आई है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण बेमौसम की बरसात है। ठीक है, और सामान्य से ज़्यादा गर्मी होना। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर सर्दी में टेम्परेचर 10 डिग्री होना चाहिए था, तो गर्मी होना और एक सेकेंड, हाँ, और बेमौसम बारिश होने की वजह से। अब मैंगो शावर क्या होता है? मैंगो शावर या आम की बौर का खिलने का मतलब है कि मानसून से मतलब ये डिस्क्राइब क्या करता है? द अक्रेंस ऑफ प्री मानसून रेनफॉल। मतलब जो प्री मानसून की रेनफॉल होती है वो वाली घटना होने वाली है। ठीक है, अब भारत में जो मैंगो शावर है वो कब होता है? जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर थंडर स्टॉर्म होता है। थंडर स्टॉर्म मतलब जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर ऐसे कड़कड़ाती बिजली गिरती है। ठीक है, उस वक्त उड़ीसा और इस क्षेत्र में क्या आता है आपका मैंगो शावर होता है। ठीक है, इसी को बंगाल में काल बैसाखी के नाम से, असम में बोरोडी सिलाई के नाम से और कर्नाटका में कॉफ़ी शावर या चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या मदद करता है? ये आम को पकने में या पहले से पकने में मदद करता है। ठीक है, ये जो मैंगो शावर होता है या कैल बैसाख होता है, ये इसका मतलब क्या होता है? देखो, आम कब आते हैं? मार्च अप्रैल में आम आने शुरू होते हैं। ठीक है, और ये जनवरी से ही इसको पकने में मदद करने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज़ थी। आपसे जनरली पूछा जा सकता है कैल बैसाख कब होगा, चेरी ब्लॉसम की किसे कहते हैं, बोर्डो सीला किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब भूस्खलन क्या होता है? अमूमन जो आपकी भूमि का स्तर है, जब वो स्तर नीचे गिर जाता है तो उसको भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, जो जोशी मठ है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जो जोशी मठ है वो लगभग दशकों से धंस रहा है। 1976 की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अनुसार उसमें ये था कि ये लगातार नीचे बैठता जा रहा है। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में क्या है, एक उत्तराखंड गवर्नमेंट के एक्सपर्ट पैनल्स ने ये कहा है कि जो जोशी मठ का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उसकी वजह से लगातार मतलब जो जोशी मठ में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ रहे हो किस वजह से आ रहे हैं? लैंडस्लाइड्स की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? लगभग 2 दशकों से, यानी 20 साल से लोग वहाँ पे अनस्टेबल होते जा रहे हैं। क्यों? वे उनके घर टूटने की कगार पे आ गए, क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो लोगों को वहाँ से रवाना होना पड़ रहा है। ठीक है, अब रीज़न क्या है जोशीमठ में लैंडस्लाइड्स का? ठीक है, ये जो टाउन है जोशीमठ, ये कहाँ पे बना हुआ है? टेक्टोनिक डिसकंटिन्यूस लैंडस्लाइड जोन में। अभी क्या होता है, बेसिकली आपकी जो पृथ्वी है वो पूरी पृथ्वी कुछ प्लेट्स पे बनी हुई है, कुछ टेक्टोनिक प्लेट पे बनी हुई है, और ये जो जोशीमठ है ये उन्हीं 2 टेक्टोनिक प्लेट के बीच में बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगातार भूस्खलन होता है, यानी कि लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, अब दूसरा एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर। एंथ्रोपोजेनिक मतलब हमने यहाँ पे रोड बना दी है, हैवी टूरिज्म हो गया है, बिल्डिंग है, डैम है, और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जो वहाँ की क्षमता से ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है? भूस्खलन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जोशीमठ के बारे में अगर हम बात करें तो जोशीमठ कहाँ पड़ता है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये 4 धाम यात्रा जो होती है उसका गेटवे भी कहा जाता है, और हिमालय में प्रवेश द्वार भी इसको माना जाता है। ठीक है, हेमकुंड साहिब में जाने के लिए भी रास्ता यहीं से निकलता है। ठीक है, यहाँ की जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो क्या है? औली है। ठीक है, अब इसके स्ट्रेटेजिक अगर सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो क्या है? इट इज़ अ होम टू जोशीमठ कैंटोनमेंट, द परमानेंट स्टेशन ऑफ गढ़वाल स्कॉट्स क्लोज टू द इंडो तिब्बतन बॉर्डर। जो हमारा इंडो तिब्बतन बॉर्डर है उसके बगल में जो गढ़वाल स्कॉट्स है, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर के बगल में हमारे जो गढ़वाल स्कॉट्स के जवान हैं वो लोग रहते हैं। ठीक है,
अब लैंड सब्सिडेंस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो आम स्तर है फर्श का या ज़मीन का, वो उस स्तर से नीचे धंस जाने को लैंडस्लाइड कहते हैं। ठीक है, ये थी आपकी आज की न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है समक्का सरलम्मा जत्तारा। ठीक है, तो हम देखेंगे समक्का सरलम्मा जत्तारा है क्या। बेसिकली ये एक फेस्टिवल है, या कहें तो ये भारत का सबसे बड़ा दूसरा फेस्टिवल है। पहला कौन सा है, कुंभ। दूसरा फेस्टिवल है जो कि हर दूसरे साल मनाया जाता है और ये 4 दिन का फेस्टिवल है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, तेलंगाना में। ठीक है, अब तेलंगाना के बारे में जब बात चल रही है तो थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी। ठीक है, जतारा क्या है, बेसिकली ये एक माँ और बेटी की लड़ाई थी। वो सम्मखा सल्लारामा, ये माँ और बेटी थी, जिन्होंने किंग कौन, काकतीय डायनेस्टी के जो किंग थे उनके अगेंस्ट में ये मतलब एक मोर्चा खोला था। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो लैंड पे अत्यधिक क्या लगा रहा था, टैक्स लगा रहा था, जबकि उस वक्त सूखा पड़ा था। ठीक, अब ये सेलिब्रेट कौन करते हैं, बेसिकली कोया ट्राइब, तेलंगाना की कोया ट्राइब। प्लीज़ डू मार्क, कोया ट्राइब आपसे पूछी जा सकती है। अब कोया ट्राइब क्या करते हैं, ये लोग शिफ्ट कल्टीवेटर या फिर झूम कल्टीवेशन में विश्वास करते हैं। शिफ्ट कल्टीवेशन क्या होता है, बेसिकली जब आप एक जगह पे कुछ समय रहते हैं, वहाँ पे काट पीट के आप जंगल को काट पीट के आप वहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगते हैं। थोड़े टाइम पीरियड बाद जब उस भूमि की जो वो होती है, आप कह सकते हैं कि जो उसकी उर्वरकता होती है वो नष्ट होने लगती है, तो आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्चर या फिर शिफ्टर कल्टीवेटर कहते हैं। ठीक है, और ये कौन थे, पेस्ट्रोलिस्ट थे। पेस्ट्रोलिस्ट कौन होते हैं, मतलब कि ये चरवाहा थे। ठीक है, इनका मेन काम क्या रहता है, अब ये कन्वर्ट हो गए हैं, इन्होंने खुद को सेटल कर दिया एनिमल हस्बेंड्री में। इनके पास बड़े बड़े जत्थे रहते, काओ के और बफेलोस के। मेदाराम ये क्या है, ये इत्रुनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये मेदाराम में ही है। ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, अगर आप लोग अपना मैप देखेंगे तो उड़ीसा के मैप के आसपास आपको दंडकारण्य दिखेगा। ठीक है, उसी क्षेत्र में ये एक प्लेटू है, उसी क्षेत्र में ये पाया जाता है। मेदाराम के पास एक प्लेस है जहाँ पे इत्रुनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, इत्रुनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब ये कोया ट्राइब जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये कैसी ट्राइब थी, एक वॉरियर ट्राइब थी। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में पाई जाती थी। ठीक है, अदर ट्राइब्स भी मैंने इसमें बता रखा है, आप लोग देख सकते हैं। दोदिया, दूबिया, नकीड़ा, ग्वाड़ा कहाँ पे, गोवा में है। अंदिया, बड्डा, गोंड, भील, मेदा कहाँ पे, कर्नाटका में है। ठीक है, तमिलनाडु में अदियांग, इल्लूर, कडार, कनिकार, कोट्टास। ठीक है, तो ये कुछ आपकी क्या थी, ट्राइब्स थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं, जीएस पेपर 2। Delegated law should not travel beyond the purview of the Parent Act, Supreme Court said. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आर्टिकल में क्या समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए जैसे कि हम लोगों ने क्या कहा, इवोल्यूशन होना चाहिए भाई, संविधान को भी बदलते रहना चाहिए नियम कायदे कानून के अनुसार। तो सरकार कह रही है कि बिल्कुल संविधान को बदलना चाहिए, लेकिन संविधान में जो बदलाव आ रहे हैं वो उसके मूलभूत ढांचे के परे नहीं होने चाहिए। जैसे ये जो केस आया, बेसिकली केस कहाँ गया, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। ठीक है, मतलब ये केस इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, केस क्या है कि इनका कोई आर्टिकल है, ठीक है, उस आर्टिकल के 153 सब क्लॉज 15 जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा अपने मीटर से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। तो ये केस इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके ऊपर जो वो बनाई गई हैं, धारा बनाई गई हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब भाई कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ लिखा हुआ था, उस लॉ को इन्होंने अमेंड किया, ठीक है, और उसके ऊपर एक नया लॉ बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो नया लॉ बना रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो लॉ पुराने लॉ के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? पुराने लॉ को पावर कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम पावर, जो संविधान में लिखा है वही होगा, वो सुप्रीम पावर है। तो उसके अंदर जो लिखे हुए लॉ है, अगर आप उसी को चेंज कर दोगे तो फिर उसे चीज़ें कहाँ से मिल पाएंगी? तो जो आपका पुराना लॉ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें कि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था,
It reversed the Supreme Court decision and held that the regulation was inconsistent with Section 126(6) of the Electricity Act 2003. मतलब इनका कोई 2003 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है जिसके तहत जो सेक्शन 126 सब क्लॉज 6 है उसमें आने वाली जितने भी रेगुलेशंस थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड या इनकंसिस्टेंट घोषित कर दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है तो वो पब्लिक के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी और बिजली के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे मान लीजिए एक घर में 10 रुपये की बिजली जानी चाहिए लेकिन वो 15 रुपये की इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे ही 10 घर हो गए। ठीक है, तो 50 यूनिट बिजली ज़्यादा जा रही है। इसकी वजह से क्या होगा? फ्लक्चुएशंस होंगी, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। एफिशिएंसी और एफिकेसी मतलब उसकी दक्षता में और उसकी प्रभावकारिता दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाना है जो पुराने वाले नियम को ख़त्म करे। हमें नए नियम ऐसे बनाएं जो पुराने वाले नियम को भी समान रूप से लेकर चले। ठीक है, अब a body making rule or regulation has no inherent power of its own to make rules but derives such power from the statute। मतलब जो अथॉरिटी भाई कानून बना रही है उसके पास खुद का तो कोई नियम है नहीं, उसको नियम कहाँ से, उसे ताकत कहाँ से मिली है? संविधान से मिली है। अब जहाँ से उसे ताकत मिली है वो उसी को ख़त्म करके नई उसमें जोड़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, Although the concept of delegation legislation was not mentioned specifically in the Indian Constitution, it can be understood by interpreting Article 321। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, डेलीगेटेड मतलब देखो आपकी जो भी संविधान है वो 3 भागों में विभक्त है, जुडिशरी में, न्यायपालिका में, विधायिका में और कार्यपालिका में। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, विधायिका कौन सी? सेंटर की। लेकिन स्टेट की विधायिका भी कुछ अपने कानून बना के सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ देती है। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे आप ही कानून बना लेंगे तो ये तो डिस्प्यूट हो जाएगा ना, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहीं भी ये स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि ये जो प्रत्यायोजित विधानसभा है ये किस पे कैसे कानून बनाएगी, लेकिन इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आर्टिकल 312 के तहत। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? आर्टिकल 312। ठीक है, दिस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? 312 आर्टिकल गिव्स राइट टू राज्यसभा टू ओपन अप अ न्यू ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज विद अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेजॉरिटी वोट एंड डेलीगेटेड सम पावर टू द न्यू रिक्रूटर्स ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, 312 में क्या दे रखा है भैया? बता रखा है कि राज्यसभा नई ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकता है। ठीक है, और उनको नई पावर भी दे सकता है। देयर आर सच मैनी केसेस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अंडरस्टूड। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके तहत हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे कि इट सेव टाइम फॉर द लेजिस्लेचर। मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब विधानसभा में अगर नियम बन गया, हर नियम लोकसभा में नहीं आ रहा है, विधानसभा में ही बन जा रहा है, तो समय भी बचेगा। ठीक है, इसे प्रभावित पक्षों से परामर्श से आसानी से किया जा सकता है। भैया 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा था, विधानसभा में इस डिस्प्यूट को बुलाकर ख़त्म किया जा सकता है। ये क्या है? ये इसके अंदर लचीलापन है, इसके अंदर एक्सपर्ट लेजिस्लेशन भी होते हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट हमेशा सेशन में नहीं होता। ठीक है, कभी कभी इमरजेंसीज भी होती हैं। ठीक है, और इसको हम एक्सपेरिमेंट के प्रयोग के तौर पे कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ को देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किस बेस पे क्लासिफिकेशन होता है? टाइटल बेस पे, पर्पस बेस पे, अथॉरिटी बेस पे या डिस्क्रिप्शन बेस पे। ठीक है, टाइटल बेस पे मतलब कोई नाम, रूल, रेगुलेशन या बायलॉज बनाना है। पर्पस बेस पे क्लासिफिकेशन एज पर नेचर, एक्सटेंट, पर्पस फॉर द विच पावर इज कन्फर्ड मतलब कौन सी पावर दी जा रही है इसके आधार पे। ठीक है, तीसरा अथॉरिटी हायरकी मतलब जिसके पास अथॉरिटी है उसकी हायरकी क्या होगी, सबसे ऊपर कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, कौन समझेगा। ठीक है, और दूसरा क्लासिफिकेशन एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, जो एक्ट इम्प्लीमेंट करेगी उस अथॉरिटी को क्या पावर दी जा रही है, इन सब के आधार पे हम क्लासिफाइड डेलीगेशंस को बना सकते हैं। अब इसकी आलोचना क्या आ रही है या फिर इसका क्रिटिसिज्म क्या आ रहा है? ये वीक करेगा किसको? लेजिस्लेटिव कंट्रोल को। किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव क्या हो जाएगा? मोर पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, और वो लेजिस्लेचर के ऊपर हावी होने लगेगा। तो जो डिवीज़न बिटवीन लॉ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या हो जाएगा?
डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, भाई कानून किसी और को बनाना है, उसको लागू किसी और को कराना है। अब जिसको लागू कराना है वही कानून बनाने लगेगा तो इसमें समस्याएं होने लगेंगी। लैक ऑफ रिगरस डिस्कशन बिफोर लॉ मेकिंग, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से या गहन अध्ययन पे चर्चा नहीं होती है, ठीक है। और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, भाई केंद्र में अगर कोई नियम बन रहा है तो वो केंद्र सरकार बना रही है, लेकिन जब वो राज्य में नियम बनता है तो राज्य अपनी सरकार अपने अपने हिसाब से नियम बनाती है, ठीक है। तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। और कई बार ये जो कानून है शासन के अकॉर्डिंग भी नहीं होता है। अब कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या निकलता है? डेलीगेशन लेजिस्लेशन नेसेसरी तो है, लेकिन इसके वॉल्यूम को, इसके कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हमें क्या करना होगा? प्रमोट करना होगा, इसकी एक्टिविटीज़ को हमें प्रमोट करना होगा, ठीक है। इसीलिए कुछ सुरक्षा उपाय और नियंत्रण आवश्यक है और वांछनीय है। मतलब कुछ ना कुछ हमको इसके लिए सेफगार्ड लेके चलना होगा। मतलब ये ज़रूरी तो है, करना तो चाहिए, इससे बहुत सारा समय बच रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे शॉर्ट कमिंग भी है। तो हमको इसे ऐसे करना है कि इसके लिए कुछ हम नियम कायदे कानून बना दें ताकि इसके ऊपर पकड़ भी रह सके और ये काम भी अपना पूरे ढंग से अच्छे से कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट रिजॉल्व्ड इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, जैसे कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में हमेशा डिस्प्यूट होता है। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ाई थी जिसमें मैंने बताया था कि डैम को मंजूरी मिल गई है, ठीक है, कि वहाँ से पानी विड्रॉ कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बहुत समय से चलता आ रहा था। तो अगर किसी भी दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? भारत में राज्यों के बीच विवाद, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में सीमा विवाद तेज हो रहा है, यह लेख अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए भारत के संविधान में औपचारिक तरीकों पर प्रभाव डालता है। मतलब क्या हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, किस तरीके से हम लोग किन्हीं दो राज्यों के बीच का मतभेद दूर कर सकते हैं, वो इसमें बताया जा रहा है। कैसे? ऑफन अटेम्प्ट्स आर मेड टू रिजॉल्व इंटरस्टेट डिस्प्यूट विद कॉपरेशन ऑफ बोथ साइड विद द सेंटर वर्किंग एज अ फैसिलिटेटर एंड ए न्यूट्रल मेडिएटर। भाई कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि भाई सेंटर जो है, ठीक है, यानी कि केंद्र जो है, दोनों को बीच में बैठा के बातचीत करता है कि भाई तुम लोग की क्या क्या समस्या है, तुम अपनी समस्या मुझे बताओ, हम उस पर कोई कानून बनाते हैं, ठीक है। दिस वॉज फॉलोड बाय पार्लियामेंट्री ब्रिंगिंग अ लॉ टू ऑल्टर स्टेट बाउंड्री सच एज। ये लॉ कब आया गया कि भाई दोनों के बीच में बैठा के मध्यस्थता करा दो? जब बिहार और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री सेट की गई, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बाउंड्री सेट की गई, तब ये कानून सामने आया, ठीक है। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का, उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब उसकी निर्णय ही सर्वोपरि होगा, ये कहता है। और ये क्षेत्राधिकार उसको कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 131 से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट्स और स्टेट्स ऑन द वन साइड और द अदर साइड एंड ऑन अदर टू साइड, ठीक है। मतलब किस में इसकी सर्वोच्चता रहेगी? जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हो और दूसरी तरफ सरकार हो, कौन सी? राज्य सरकार, ठीक। क्या होगा अगर दो या दो से ज़्यादा राज्य, इफ़ द डिस्प्यूट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड, ठीक है। यदि क्या होगा अगर किसी में भी कोई लीगल राइट की बात आ रही, कोई भी कानूनी संबंधित बात आ रही है उस पर, ठीक है। और छूट क्या है? The said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement or convent or engagement having been entered into or executed before the commencement of this constitution. लेकिन संविधान किस पे काम नहीं करेगा? अगर आपने संविधान बनने से पहले ही, मतलब मान लो कर्नाटक और मैसूर के बीच में, मतलब मद्रास के बीच में पहले से ही कोई डिस्प्यूट था। कब डिस्प्यूट था? ब्रिटिश इंडिया में डिस्प्यूट था। तो उस पर न्यायालय कोई भी अपना वो नहीं देगा कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट और जोनल काउंसिल्स भी इसमें रोल डिस्प्ले करती हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारा रिसेंट आर्टिकल है विच कैन, ठीक है, आप मेरी वेबसाइट पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अब महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट क्या? व्हेन द स्टेट बाउंड्री वर रिड्रॉन ऑन लिंग्विस्टिक लाइन एज पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 बेलागावी बिकम द पार्ट ऑफ मैसूर स्टेट, ठीक है। क्या हुआ? आप लोगों को पता है कि साउथ में 1956 में क्या हो रहा था? सब रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था स्टेट्स का, लिंग्विस्टिक बेस, मतलब भाषा के आधार पे। तो जो बेलागाव है वो एक मराठी गाँव है, लेकिन उसको
ठीक है, मैसूर में बना दिया गया। और महाराष्ट्र क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे सब लोग मराठी बोलते हैं, ये महाराष्ट्र का पार्ट है, आपको महाराष्ट्र में रखना चाहिए था। 1966 में एक महाजन कमीशन सेट किया गया जिसने महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरला के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, कमीशन ने कहा कि बेलगांव एंड 247 विलेजेस जो कर्नाटक महाराष्ट्र के हैं वो कर्नाटक में रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों स्टेट के 6 मेंबर टीम को एक बना रहे थे जिसमें मतलब इन बाउंड्रीज के इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात कही गई थी। ठीक है, अदर इंटरस्टेट डिस्प्यूट इन इंडिया, दे आर बॉर्डर डिस्प्यूट मोस्टली अराइजिंग आउट ऑफ क्लेम, काउंटर क्लेम्स एंड टेरिटरी डिस्प्यूट बिटवीन असम मेघालय। जैसे असम और मेघालय के बीच में भाई ये बाउंड्री कहाँ पे होगी, असम नागालैंड के बीच में, असम मिजोरम के बीच में, असम अरुणाचल के बीच में, और महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। 7 सिस्टर्स में अगर आप देखेंगे तो असम बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये उसी की बात करें। ओके, कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ GS पेपर 3। हाउ इंडिया कैन प्रोड्यूस कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, Pfizer, लाइक व्हाट कंपनीज, कंपनीज लाइक मल्टीनेशनल। ठीक है, अभी जोहो के जो CEO हैं सिद्धार्थ वेम्बू, उन्होंने ट्वीट किया है कि कहते हुए कि भारत भी अब एप्पल, गूगल जैसी कंपनीज को बनाने का मतलब या उसका फोकस उधर की तरफ है। ठीक है, द एडवांस नो हाउ एंड R&D capabilities essential for modern life and nationhood are understood by these companies. Most critical R&D happen within such companies. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो बहुत ज़रूरी है इस तरह की कंपनीज़ को लाना, क्योंकि जितनी भी R&Ds होती हैं उसी टाइप की कंपनी में होती हैं। फॉर इंडिया टू बिल्ड सच कंपनी द इंडिया प्राइवेट सेक्टर मस्ट इन्वेस्ट इन R&D हैविली। अगर हम लोगों को इस तरीके की कंपनीज़ बनानी है तो इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसे बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना होगा इन इंडस्ट्री में, और बिल्डिंग करना होगा क्या बनाने के लिए, ऐसा इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने में जहाँ पे इस तरह की कंपनीज़ को हम लोग बिल्डअप कर पाएंगे। ठीक है, ये थी एक छोटी सी न्यूज़। नेक्स्ट, द वेब टेलीस्कोप इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, इट वॉज लॉन्च 1 year ago on mission to observe the universe in wavelength no human eye can see. With a primary mirror 21 feet wide, the web is 7 times as powerful as Hubble Space Telescope, its predecessor. इससे पहले जो हबल टेलीस्कोप था जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता लगाता था, उसके ऊपर नज़र रखता था, उससे भी 27 गुना 7 टाइम्स ये ज़्यादा पावरफुल है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप था क्या, ये नासा और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर बनाया था। ठीक है, इसमें इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल किया गया, ठीक, टू स्टडी एवरी फेज ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री, मतलब जितनी भी ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सब घटनाओं को देखने के लिए इसका निर्माण कराया गया था, इसको बनाया गया था। इट विल हेल्प इन ब्रॉड रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अक्रॉस द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। ठीक है, जो आपका ब्रह्मांड का विज्ञान है और जो आपकी खगोल विज्ञान है उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़ा पैमाने पे आपको रेंज देगा, मतलब एक बड़ी स्कोप देगा चीज़ों को पढ़ने के लिए। इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, द इवोल्यूशन ऑफ आवर ओन सोलर सिस्टम एंड सर्च फॉर द साइन ऑफ लाइफ ऑन फार अवे प्लैनेट। लाइक हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना और जो प्लैनेट्स हैं उन पे हम लोग जीवन को ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और किसी भी स्टार का एटमॉस्फेयर, उसके अगल बगल के होने वाली घटनाओं को भी ये चेक करेगा। ठीक है, इट विल लुक एट द लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स इन अ यूनिवर्स इंक्लूडिंग आइसी मून। ठीक है, मतलब इस तरीके की चीज़ें, जो गैलेक्सी क्लस्टर है उनको देखेगा, जो ऐसे बर्फ़ के चंद्रमा हैं उनको देखेगा। ठीक है, इसमें कुछ टर्म दी गई हैं, NIRCam, नियर इंफ्रारेड कैमरा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफी के लिए काम आएगा। मीरी, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, फाइन गाइडेंस सेंसर एंड नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लाइटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ। ये किस लिए काम आता है, इज़ यूज टू स्टेबलाइज द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जर्वेटरी ड्यूरिंग द साइंस ऑब्जर्वेशन। मतलब जो आपकी ऑब्जर्वेटरी होती है, जो आपकी खगोल शास्त्र की वो पूरी एक पिंडली होती है, वहाँ से ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक न्यूज़ थी। क्या न्यूज़ थी, वेब टेलीस्कोप बना है जो कि इससे पहले जो होलीबर टेलीस्कोप था उससे भी 7 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, नो एक्शन प्लान बाय
MOEF एंड CC टू हैंडल प्लास्टिक वेस्ट। देखिए ये आपके GS पेपर 3 का है, ठीक है। एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी में अगर आप पढ़ेंगे तो प्लास्टिक इज़ अ समथिंग दैट इज़ नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। तो इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया कि कोई भी एक्शन प्लान हमारी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से कुछ भी नहीं बनाया, जबकि इतनी बार ये बात हो चुकी है कि इस वक्त इट्स अ नीड एंड ऑफ आर, ठीक है। इस वक्त इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इन सब चीज़ों के ऊपर एक एक्शन प्लान बनाकर एग्जीक्यूट करना, नहीं तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ते चले जाएंगे। और ये सारा कूड़ा जो प्लास्टिक वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, अगर इसका हम प्रबंधन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आगे चल के ये पूरी पृथ्वी कूड़े का ढेर बनकर ही रह जाएगी, ठीक है। अब प्लास्टिक वेस्ट के लिए क्या एक्शन लेने चाहिए? सबसे पहले तो लोगों को अपने व्यवहार बदलना होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि प्लास्टिक के बिना जीवन नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बैग दे रही हैं, थैला दे रही हैं या फिर पेपर बैग दे रही हैं, ठीक है। उन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया क्योंकि सरकार ने उनके ऊपर कड़ा नियंत्रण लगाया। इसी तरीके से वो जो नॉन डिग्रेडेबल, नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होती है, जो 1-1 रुपये की पन्नियाँ मिलती हैं, उस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, वही सेम बात कि उसको मजबूत किया जाए जो उसको लागू करेगा। दूसरा, सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अगर बन भी रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर बन भी रहा है तो उसको सेग्रीगेट करना, उसको रिसाइकल करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बैनिंग ऑफ SUP, ठीक है। सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पे बैन कब से लगा था? 1 जुलाई से 2022 में, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको सिंगल यूज प्लास्टिक दिखाई दे जाती है। हाउ अदर कंट्रीज डीलिंग विद दिस सिंगल यूज प्लास्टिक? दिस ईयर 124 कंट्रीज पार्टीज टू द UN एनवायरमेंट असेंबली इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने रिजोल्यूशन साइन किया है कि वो फ्यूचर में कोई भी इलीगल बाइंडिंग या अथॉरिटी नहीं देंगी किसी भी प्रकार के SUP यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने के लिए। 68 कंट्रीज हैव प्लास्टिक बैग बैन विद वेरिंग डिग्री ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है। लगभग 68 देशों ने पूरी तरीके से प्लास्टिक को बैन कर दिया। बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन थिन प्लास्टिक इन 2002। बांग्लादेश में सोचिए हमसे कितना पिछड़ा राज्य है, फिर भी उसने 2002 में ही बंद कर दिया। चाइना ने 2020 में बंद किया। ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव निकाले हैं, ठीक है। CPCB is a statutory organization which was constituted in September 1974 under the Water Prevention Control of Pollution Act 1974। CPCB क्या है? ये 1974 में वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के तहत ही बनाया गया था, ठीक है। और इसको पावर फंक्शन दिया गया था जैसे एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 के थ्रू, ठीक है। It serve as a field formation and provide technical service for Ministry of Environment and Forest under the provision of Environment Protection Act 1986। CPCB किसको हेल्प करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसको ये पावर कहाँ से मिली है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। और किसने दी थी? एयर प्रोटेक्शन एक्ट 1981 के तहत, ठीक है। और ये खुद कब बना था? वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन है क्या करना? प्रमोट करना क्लीनिनेस ऑफ स्ट्रीम एंड वेल इन डिफरेंट एरिया ऑफ स्टेट बाय प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेंडमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। ये CPCB क्या करता है? वाटर पॉल्यूशन के लिए काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? इंप्रूव करता है एयर की क्वालिटी और एयर पॉल्यूशन कंट्री में कितना हो रहा है इसको भी नापने की पूरी कोशिश करता है। तो ये आज का हमारा पूरा आर्टिकल था। आज के आर्टिकल में सिर्फ चीज़ें समझने की थी, एक सोशल पर्सपेक्टिव से ही सारी न्यूज़ थी, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, इसमें बहुत कुछ याद करने जैसा नहीं था। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।